नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र का आज 12वां दिन था। संसद के दोनों सदनों में कामकाज के लिहाज से क्या रहा खास, बात करेंगे संसद की कार्यवाही से जुड़ी हर खबर की। कार्यक्रम सदन दिन भर में, लेकिन सबसे पहले बात सुर्खियों की। लोकसभा से द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन विधेयक 2023 पारित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया सैन्य सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को भी मंजूरी। अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष की मणिपुर मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा की मांग। सत्ता पक्ष का राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर चर्चा के लिए नोटिस। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की सांसदों से कार्यवाही में सकारात्मक योगदान की अपील। कहा सदन में किसी भी मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। सदन दिन भर में सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा में आज विपक्ष के अवरोध के बीच द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन विधेयक 2023 समेत 2 विधेयक पारित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये सेना की तीनों सेवाओं में अनुशासन बनाने में मददगार होगा। कमांडिंग ऑफिसर या कमांडिंग इन चीफ तीनों सेनाओं के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विधेयक सैन्य सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस विधेयक से सैन्य बलों पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ये विधेयक सेना अधिनियमों में किसी तरह का बदलाव भी नहीं करता। चर्चा के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, इसलिए आपकी मैं परमिशन चाहता हूँ ताकि मैं पीछे जाकर अपने विचार। जी थैंक यू। ये अच्छी स्थिति नहीं है कि हंगामे के कारण माननीय मंत्री जी को किसी अन्य सीट से अपनी बात कहनी पड़ रही है। ये अच्छी बात नहीं है। ये प्लीज, यह बिल 2 महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। इस बिल के अंदर जो 3 एक्ट है, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करा गया, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए कि तीनों के अंदर जिस तरह से उनके ऊपर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, वो अब एक कमांडिंग ऑफिसर या कमांडर इन चीफ उस पर एक्शन ले सकता है। आप ये समझिए कि किसी एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि कहीं पर अनुशासनहीनता होती है तो उस एक ही डिसिप्लिन के मामले में 3 अलग अलग जगह प्रोसीडिंग्स होगी, 3 अलग अलग एक्ट्स के ऊपर प्रोसीडिंग्स होगी, और जब 3 अलग अलग जगह प्रोसीडिंग्स होंगी, हो सकता है उसका परिणाम भी कोई 3 अलग अलग तरह से निकले। ये कितना गलत हो सकता है। इसी कारण से ये बिल लाया गया है, और इस बिल के अंदर एक खास बात ये रखी गई है कि अगर युद्ध की स्थिति हो, कि ऐसी कोई इमरजेंसी हो, तो उसके अंदर किसी भी फोर्स को, चाहे वो आईटीबीपी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उसको भी इस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर शामिल करा जा सकता है, ताकि कमांडर इन चीफ जो भी होगा वो एक्शन ले सकता है। इसमें जो एक खामियां मुझे अभी भी आ रही है कि जो ये तीनों एक्ट्स हैं, इसके तहत अभी भी जो सजाएं हैं वो अलग अलग जो है दी जाएंगी। यानी कि कोई सजा यदि एक नेवी के पर्सन को किसी क्राइम के लिए 2 महीने की होती है, तो उदाहरण के स्वरूप एक आर्मी के पर्सन को मान लीजिए 15 दिन की दी जाती है। तो इसको जो सजाएं भी हैं उसको भी अमलगमेट करना अत्यंत ही जरूरी है। सभापति महोदय, यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है, और यह बिल केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता है। और यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा
कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2022-23 ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है, और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया सर्वसम्मत इस बिल को पारित करने का कष्ट करें। लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सदन में विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से प्रबंधकीय जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। विधेयक को रखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का IIM की अकादमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रबंधन की जवाबदेही तय करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक में मुंबई के एक संस्थान को भारतीय प्रबंधन संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान किए गए हैं। इसके माध्यम से सभी भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक रूपता लाई जा सकेगी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करता है। भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। कुछ कहेंगे आप? इस विधेयक के अंदर मुंबई में 60 दशक से चली आई हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नीति, जो 1963 से एक नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में जिसकी मान्यता है, टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज चलाने में जिसकी विशेषज्ञता है, ऐसे एक इंस्टीट्यूट को बिना वित्तीय बोझ के साथ IIM की दर्जा दिया जाए, ये अनुशंसा इस प्रकार की प्रस्ताव इस बिल में है। अभी नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा था, लेकिन जिस तरह से IIM की हमारी पढ़ाई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, अब आज उसको दुनिया के ग्लोबल एक्सीलेंस में वैश्विक उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए मुझे लगता है ये संशोधन विधेयक एक मील का पत्थर साबित होगा। With respect to the appointment of visitor clause has been included in the section 10 of 2, sir, and also in the section 16 of 3 and section of 3. So this actually removes the autonomy of these institutions, sir, which has the power. These institutes have been doing very well for the last 40 years or 50 years, sir. These have produced amazing CEOs for all the companies across the country, sir. आंध्र के हमारे माननीय मित्र ने सदस्य ने एक शंका जताई है, विजिटर्स यानी सभापति जी यहाँ कौन होते हैं? विजिटर्स यानी यहाँ देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति होते हैं। जगदम्बिका जी ने जब अपने बयान में एक्सप्लेन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार इस देश में पहली बार ये जो एक इनफॉर्मल कोर्स चलता था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसको एक पार्लियामेंट्री एक्ट में परिवर्तित करके 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की दर्जा दिया और उसको एक प्रॉपर अंडर ग्रेजुएट डिग्री देने का और मास्टर्स देने का, PhD करने की व्यवस्था किया। सरकार की कोई मंशा नहीं है आने वाले दिनों में भी IIM की एकेडमिक ऑटोनॉमी को कोई हस्तक्षेप करना, ये हम वचन देते हैं उस सदन में। लेकिन ये लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा निवेश होके ये संस्था भारत सरकार की संस्था है, राज्य सरकारों की संपत्ति लगी है, ये निजी संपत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी के लिए ये व्यवस्था को लाई गई है। एकेडमिक ऑटोनॉमी बरकरार रहेगा। मैं पुनः सभी को निवेदन करता हूं, इस बिल को सर्वसम्मत पारित करें। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे सदन में पेश किया। I rise to move for leave to introduce the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023. Thank you, Speaker sir. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। Speaker sir, I introduce the bill. लोकसभा में आज कई सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे, जिसका
संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। वाईएसआरसीपी सांसद MVV सत्यनारायण ने CGHS पैनल में शामिल अस्पतालों के बारे में सवाल पूछा, जिसका उत्तर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने दिया। Whether the government is aware that the CGHS wellness centers located at Visakhapatnam is not in a position to serve all the patients, and they are struggling to get walk-in slots and online slots, as all the online slots are being exhausted 3 days prior. If so, whether the government is planning to increase the number of online slots rather than walk-in slots, as walk-in patients are not getting their turn to see the doctor due scarcity of doctors. सर, जो ऑनलाइन की सेंटर की इन्होंने डिमांड की है, तो वाइजैक में 2 सेंटर हैं, WC1, WC2. So WC1 is presently temporarily shut for some days. Because of that, due to that revamp work, sir, the patients are getting online appointments through that another center, WC2. सर, दूसरा सेंटर से ये सुविधा हो रही है, लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो सेंटर दूसरा जो सेंटर उसे मैनेज कर रहा है, सर, वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सेवा दे रहा है, इसीलिए वो ऑनलाइन का रिड्यूस किया गया है। ये जल्द ही WC1 फंक्शनल होगा और सर, ज़रूर हम CGHS के सभी लाभार्थियों को सेवा देने के लिए हमारा विजन ही है। द गोल इज आवर योर हेल्थ इज आवर गोल। महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद कृपाल बालाजी तुमाने ने नवजात शिशुओं की सुविधा से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका जवाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दिया। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जो बच्चा पैदा होता है और उसमें जब कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं स्वास्थ्य, तो बड़े मुश्किल से वो बच्चों को बचाने के लिए इस यूनिट का उपयोग होता है। और हम देख रहे हैं कि देश में इस यूनिट की संख्या जो है वो संख्या थोड़ा कम है, ऐसा मुझे लगता है, जैसा जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है। ये संख्या स्पेशली ट्राइबल एरिया में बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और क्या व्यवस्था की जाने वाली है। जैसे आदरणीय सांसद महोदय ने कहा है कि ये संख्या जो है NBSUs की वो कम है सर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे स्टेट गवर्नमेंट से हमें प्रपोजल्स आते हैं, तो प्रपोजल के माध्यम से हम केंद्र सरकार उस डिमांड को पूरा करने के लिए बजट देते हैं। आदरणीय तुमाने जी को मैं यही कहूँगी कि सर, इसके साथ आप भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ प्रपोजल्स देते हैं तो ज़रूर महाराष्ट्र के लिए भी केंद्र सरकार ये बजट देने के लिए उस पर विचार करेगी। और हमारा एम ये है कि बच्चों के लिए ये सुविधा बने, और ख़ास करके ये फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है जो कि हमारे बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस में वो उपलब्ध होता है। तो मैं आदरणीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ कि ये प्रपोजल्स जल्द ही दें। तेलंगाना से BRS सांसद नामा नागेश्वर राव ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से संबंधित सवाल किया, जिस पर रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने जवाब दिया। हमारा क्वेश्चन ये था, अभी तक जो है ना देश में पूरा रिक्वायरमेंट क्या है यूरिया का, सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी जो प्रोवाइड कर रहा है वो सब्सिडी जो है स्टेट वाइज यूटी वाइज लास्ट 5 इयर्स का सब्सिडी क्या है बोल के पूछा है, उसका नहीं दे पाया। सिंपली जो है ना एक लमसम फिगर दिया है 2,54,798 का। और हमारा जो इम्पोर्टेंट क्या है, आज का दिन में देश में फार्मर्स के लिए यूरिया नहीं मिल रहा है। इन पर्टिकुलर हमारा तेलंगाना में तो यूरिया का वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। माननीय सदस्य को इस तरह का गलत न सूचित करे, मैं विश्वास करता हूं। और आज देश के अंदर किसानों को प्रति वर्ष 350 लाख मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से तेलंगाना को
तेलंगाना को अब तक 7.24 लाख मैट्रिक टन हमने अभी तक अवेलेबल कर दिया और आज के दिन में 8.92 लाख मैट्रिक टन अवेलेबल है वहाँ पर। आज भी क्लोजिंग स्टॉक माननीय सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 5.03 लाख मैट्रिक टन टुडे इज अवेलेबल इन तेलंगाना। गतिरोध के चलते लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने कार्यवाही बाधित करना जारी रखा। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण विषय है। स्वास्थ्य किसानों पर चर्चा हो रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल को चलने दें और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयक हैं। ये देश देख रहा है कि आप सदन नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मंत्रालय की ओर से कई सवालों के लिखित जवाब दिए गए। टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री से सवाल किया कि देश में निर्माणाधीन चिकित्सा उपकरण पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिसके लिखित जवाब में रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जवाब दिया कि वर्ष 2021-22 के दौरान चिकित्सा पार्कों का संवर्धन योजना के अंतर्गत अनुमोदित किए गए 4 चिकित्सा पार्क हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में निर्माणाधीन है। योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2024-25 तक है। वित्त वर्ष 2021-22 में चारों राज्यों को 30-30 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा कि क्या वर्तमान वर्ष में 4 आंगनवाड़ी केंद्रों में से लगभग 3 का निर्माण मनरेगा के कामगारों द्वारा किया जाएगा। यदि हाँ तो ब्यौरा दें। साथ ही बताएं कि क्या 12 लाख रुपए निर्माण की लागत में से 8 लाख रुपए मनरेगा के अंतर्गत दिए जाएंगे। इसके लिखित जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बताया कि मिशन 2.0 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण स्कीम के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य मनरेगा के अभिसरण में 12 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की दर से आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए से 15वें वित्त आयोग के तहत 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार मनरेगा के तहत कुल 25,679 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। सदन दिन भर में अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां राजस्थान की स्थिति पर चर्चा की मांग की, तो वहीं विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की। लगातार अवरोध के कारण एक के बाद एक स्थगन के बाद कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर जरूरी कागजात सभापटल पर रखे गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत चर्चा के तहत दिए गए नोटिस को मंजूर नहीं होने की जानकारी दी। इसके बाद विपक्ष के सदस्य मणिपुर और सत्ता पक्ष राजस्थान की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। नेता सदन पीयूष गोयल ने राजस्थान की स्थिति पर तुरंत चर्चा की मांग की। सभापति ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा की जा सकती है। अवरोध के चलते कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। अलग अलग प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके ऊपर अवश्य सदन में विचार करना चाहिए। पहले भी राजस्थान की गंभीर स्थिति पे 176 का नोटिस हमने आप मेंबर्स ने मूव किया था। सरकार तैयार है उस चर्चा के लिए और हम चाहते हैं कि राजस्थान की एक गंभीर समस्या और राजस्थान में जो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहुओं के साथ, हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से प्रताड़ना हो रही है, इसके ऊपर जरूर सदन में चर्चा होनी चाहिए।
176 का मोशन मूव हुआ है, उसको एडमिट करके कृपया जल्दी से जल्दी उस पर चर्चा रखें। I would urge you, we will send a good signal, make positive contribution only when we hear each other. If we don't hear each other, cause disturbance and disruption, we are not making any headway. I appeal to you and take it seriously. The leader of the opposition has to be heard in rapt attention. If there will be issues, I will give floor to everyone concerned. You will be heard on reciprocal basis only. If we develop a habit that when someone from this side is on legs, we rise on our seats. When Mr. Piyush Goyal is on legs, this side rises. This will not be countenanced. And let me tell you, one second, let me tell you, we will earn respect of the people. We will have good, wholesome ecosystem amongst us. No member of the House can say anything which is not constitutionally palatable. एक बार तो ऐसा मौका आने दो कि सदन में मेरे अलावा कोई नहीं बोल रहा है। माननीय सदस्यगण, मैंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपना निर्णय दिया था और उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मेन मुद्दा था इस हाउस की डिस्कशन करने की क्या ताकत है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यह हाउस डिस्कस नहीं कर सकता। और मेरी रूलिंग बहुत क्लियर थी। I had held in categorical terms that Constitution permits this House to discuss everything. And there is one qualified discussion, and that is with respect to judges. That discussion is also provided, but under a different mechanism. So I held in firm terms that there is no issue or individual which can't be discussed, debated in this House. Whether it is Manipur, whether it is Rajasthan, whether it's Chhattisgarh, one second, can be discussed. सुबह एक बार के स्थगन के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही शुरू कराई तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने राजस्थान में एक लड़की के साथ बर्बरता का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। नेता सदन पीयूष गोयल ने भी उनकी बात का समर्थन किया। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष पिछले कई दिनों से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्य अपनी जगह पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभापति ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज राज्यसभा के सदस्यों को उन विधेयकों की जानकारी दी जिन्हें सरकार अगले सप्ताह सदन में लाना चाहती है। I rise to announce that government business for the remaining part of the 260th session of Rajya Sabha will consist of 1. Consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1. The repealing and amending Bill 2023. The registration of births and deaths Amendment Bill 2023. 3. The National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. 4. The National Dental Commission Bill 2023. And 5. The Constitutional Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. Second, discussion on statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of India Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. 3. Consideration passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Inter-Services Organization Command Control and Discipline Bill 2023. 2. The Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023.
3. The Digital Personal Data Protection Bill 2023 and the Pharmacy Amendment Bill 2023. 4. Consideration passing of the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसद वेंकटा रमन राव मोपी देवी, प्रोफेसर मनोज कुमार झा और इमरान प्रतापगढ़ी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इन सदस्यों के सार्वजनिक जीवन में योगदान की सराहना की। इस दौरान उच्च सदन में रोचक पल भी देखने को मिले। Shri Dipender Hooda, a very senior member of Lok Sabha for 3 terms, am I right? And a member of this House. I had the distinction and privilege of being his guardian when he was in Mayo College. So, as Guru Dakshina, Dipender Hooda will give a gift on my behalf from his pocket to Professor Manoj Kumar Jha by end of the day, and this will be ensured by, compliance will be ensured by Shri Sushil Kumar Gupta. आइए देखते हैं सदन में आज का कोट ऑफ द डे क्या है। कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।